फ्लैट है और कितना बड़ा सा आगे से दे बड़ा रखा है। है। वैसे इसका यूज कोई होगा क्या? यूज यही होगा, शाम को हो सकता है बस। शाम को 1 2 3 4 5। ओनर के साथ में खड़ा हूँ, फिर भी एक बार बताता हूँ, कितनी अच्छी गाड़ियां होती हैं, भी कुछ भी बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन होते तो ये गे हैं। और ये गाड़ी आपकी प्राइमरी कार कभी नहीं बन सकती। राइट। हर किसी का सपना था एक बड़ी कार लेने का, जिसमें भी अपनी फैमिली को घुमा सके, लेकिन पैसे नहीं होते। तो 10 लाख रुपए पे ये कार आई थी ईवी विंसर एमजी की तरफ से, बट एक सर्विस आई थी, वो है बास। बास क्या है? बैटरी एज अ सर्विस। तो आज हमारे पास है इसके ऑनर। हाय सर, हाउ आर यू? ऑल गुड ऑल गुड। और ये है प्रोफेशन से बेसिकली बैंकर। काफी ज्यादा गाड़ी इन्होंने चला दी है। ऑलमोस्ट कितनी चला दी एक महीने में? 2500 किलोमीटर चल गई एक महीने में। 2500 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पर डे के हिसाब से इन्होंने ऑन एन एवरेज चला दी है। आज ये बताने वाले इसकी सच्चाई। तो सबसे पहले ये बता दो कि कार ओवरऑल कैसी लगती है आपको? तो कार ओवरऑल साइज में बड़ी है। इसके अगर कंपटीशन की बात करेंगे, चाहे नेक्सॉन का बिल्कुल एग्जैक्ट कंपटीशन है इसका, तो नेक्सॉन से तो गाड़ी बहुत बड़ी है। 27 mm का व्हील बेस है, जो कि नेक्सॉन छोड़ो, मतलब कि मेरी एक्सयू 700 से भी ज्यादा है। हाँ। तो आई डोंट नो उसका बेनिफिट क्या है इसको, लेकिन बेनिफिट उसका सबसे ज्यादा है, इसको बैटरी का बहुत बेनिफिट मिलता है। इसको बैटरी पूरी फ्लोर पे है इसकी, फ्लोर पे, तो और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसलिए इसकी। और बेसिकली देखा जाए तो इसकी जो लेंथ है वो भी हाँ। काफी अच्छी खासी है। और वो काफी वाइड कार है। और वो कहाँ पे मैटर करती है भाई? जब आपको फैमिली पीछे बिठानी हो, है ना। रिक्लाइन सीट्स हैं, रिक्लाइनेबल सीट्स हैं इसमें। पीछे बहुत ही अच्छा है, वुडी वुडी सा इंटीरियर बना रखा है। गोल्डन टच है। अंदर की बात तो बाद में करने वाले हैं, बट ये बात बताओ, आपने कार कितने की ली है? ये कार मेरे को पड़ी एग्जैक्ट 16,45,000 ऑन रोड। लेकिन ये तो 10 लाख रुपए की बोलते हैं। देखो 10 लाख की बोलते हैं, वो बास है। बैली क्या है, बैटरी एज अ सर्विस। तो बैटरी एज अ सर्विस को मेरे को इतना फ्रूटफुल नहीं लगा, बीइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंडस्ट्री। तो आई कैन इवैल्यूएट दी एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द कार, और कितना मैं लोन दे रहा हूँ, कितना मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है। अभी ये लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपकी इस बात का। हाँ। ठीक है। तो क्या हुआ? तो बैस में इस गाड़ी की जो कॉस्ट है बैटरी की, वो है 3.5 लाख रुपए, जो डिफरेंशिएट करती है मॉडल टू मॉडल सेम प्राइस, क्योंकि बैटरी कॉमन है, फीचर्स से प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो 3.5 लाख रुपए का अगर मैं अपने बैंक से लोन लेता हूँ, तो मेरी इंस्टॉलमेंट आती है 5,800 रुपए। और अगर मैं बैस यूज करता हूँ, तो बैस यूज करने के डिफरेंट 3 फाइनेंसर्स हैं, उसमें सबसे कम वाला जो वो है 6,450 रुपए जो चार्ज कर रहा है वो। अच्छा। तो उसमें ऑलमोस्ट मेरा 1,200 रुपए का लॉस हो रहा है बैस लेने के बाद। ये तो एक छोटा सा लॉस था सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे, बैस पे। बट गाड़ी भी तो फाइनेंस करानी पड़ेगी ना। 15 लाख की गाड़ी कैश तो मिलेगा नहीं किसी के पास भी, मिडिल क्लास फैमिली में। तो अब मेरी मजबूरी बन गई, मेरे को एचपी चढ़ेगी सिर्फ एक बैंक की या एक फाइनेंसर की। तो उसमें उसी फाइनेंसर से, जिससे मैंने बैटरी ली, उसी से मैं गाड़ी भी लूंगा। और वो है एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब कि वो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है, सिर्फ एक लोन देने वाला एक इंस्टीट्यूशन है सिर्फ। अच्छा। तो वो इंस्टीट्यूशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.8%, 10%, 10%, 11%, जो कि एक बैंक ऑफर करता है 9% में। बताओ। अब बीइंग अ बैंकर, तो मेरे को 1% का वैसे भी डिस्काउंट मिला, तो मैंने वो 8% में लिया है। तो मेरे को बैटरी पूरी लेने में ही महीने का 2,000 का फायदा हो रहा है, जितना 2,000 का बिजली का खर्चा नहीं होगा इसका पूरे महीने का। चलो, आपके पास तो 16 लाख थे, आपने ले ली, लेकिन किसी के पास 10 ही लाख रुपए हैं और उसको बास के साथ लेनी है, तो उसके लिए फायदा है? और उसको लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, वो बताओ आप। देखो, अगर कोई बास के साथ वो लोग लेंगे जो पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं, और उनको ये है कि लोन इजीली रेडीली अवेलेबल नहीं होता, उनको एनबीएफसी से ही लोन लेना है। जिसका क्रेडिट अच्छा नहीं होगा वो एनबीएफसी से लोन लेगा, अदरवाइज तो बैंक लोन दे ही देगा। आईटीआर में प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम, तो वो बैस की तरफ जा सकता है कि वो लोन तो एनबीएफसी से लेना है, तो बैटरी का भी एनबीएफसी से लोन ले ले। फिर पर मंथ उसको कितना देना पड़ेगा? तो पर मंथ को 3-4 फाइनेंसर्स हैं इनके, जो मैंने देखा था। उसमें बजाज है, जो बजाज जो बोल रहा था, वो बोल रहा था 1500 किलोमीटर मिनिमम चलानी है आपने, 3.5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से। अच्छा। और उसके बाद जितना भी चलाओगे, बट आपने देने सिर्फ वही है। कुछ ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि 1500 से ऊपर चलाओगे तो उसका अलग चार्ज करेंगे, कुछ 1000 के लिए। तो 4 फाइनेंसर थे, चारों का डिफरेंट था, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका ओवरऑल गाड़ी का जो रहेगा वो 9.5 से 11 के बीच में ही रहेगा। ज्यादा है, मतलब ज्यादा देखा जाए तो बास के साथ में लेना एक समझदारी भी हो सकती है, अगर पैसे नहीं है और गाड़ी लेनी है बढ़िया सी अच्छी सी। लेकिन वो फिर ये वाली नहीं मिलेगी। ये वाली के अंदर क्या डिफरेंस है कि इसमें बड़ा स्क्रीन साइज, अंदर काफी सारे फीचर्स और अच्छा सा एक लग्जरी एनवायरनमेंट मिलता है। बट वो होगा फिर इसका स्टार्टिंग मॉडल, जो कि बेस मॉडल, उसके अंदर आपको ईवी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये सारी लग्जरी आइटम्स नहीं मिलेंगी। ये नहीं मिल पाएगा, है ना, ये बहुत मुश्किल। अच्छा, इसकी रेंज कितनी मिल रही होगी आपको? देखो, रेंज की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ टाइम मेरी वाइफ चलाती है इसको, तो वो ग्रेटर के 3-4 चक्कर मार लेती है, मतलब 280-290 किलोमीटर चल रही है। एसी पे एसी ऑन, और बिल्कुल नॉर्मल में, कोई इको मोड नहीं, इको कुछ नहीं, आराम से 280-80-90 किलोमीटर चल रही है। अच्छा। हाँ। तो अब लेकिन कंपनी क्या बोलती है? कंपनी 331 बोलती है। हाँ। वो जब चलेगी, जब मैं हाईवे पे क्रूज डाल के इको प्लस में डाल दूंगा उसको मैं। अच्छा। और वो पॉसिबल नहीं है।
तो मतलब रेंज तो फिर देखा जाए अगर प्रैक्टिकल ये जो बता रहे हैं कि 280 के आसपास चलती है, 280 तो रेंज फिर ऐसे नहीं लगता है कि यार इतनी बड़ी सी कार सिर्फ 280 चल रही है? देखो मैं आपको एक्चुअल कंपैरिजन कर दूं उसकी कंपटीशन कार के साथ, तो इसमें आप 10% डिस्काउंट कर सकते हो रेंज का, बिकॉज ये बॉर्न ईवी है। नेक्सॉन वगैरह क्या वो आईसी की कन्वर्जन है, तो वहाँ 20% का डिस्काउंट होता है। पॉइंट है। मतलब अगर इसको 330 बोल रहे हैं तो 300 चलेगी है, अगर ये नेक्सॉन को 300 बोलेंगे तो 260 ही चलेगी, वो 20% डिस्काउंट कर देगी। बॉर्न ईवी क्या होती है, जिसका प्लेटफॉर्म ही डिजाइन किया जाता है ईवी के पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, और आईसी वाली क्या होती है, पेट्रोल इंजन पहले बना दी, फिर उसमें बैटरी और मोटर ठोक दी बाद में। इस माहौल में जबकि कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है इंडिया के हिसाब से, तो ईवी ही क्यों लिया आपने, और यही कंपनी की क्यों लिया एमजी की? देखो जो बोलते हैं ना ईवी का माहौल अच्छा नहीं है या कुछ नहीं है, वो उनके पास ईवी नहीं है। जिसके पास ईवी है वही कभी नहीं बोलेगा, जो टेस्ट कर रहा है जो चला रहा है कभी नहीं बोलेगा। लेकिन लोगों के पास ऐसा है ना कि अपार्टमेंट है लेकिन उनकी पार्किंग के अंदर चार्जिंग नहीं है। आजकल हर जगह अवेलेबल है। अपार्टमेंट्स भी आपको अलग से एक मीटर लगा के दे रहे हैं अपार्टमेंट्स में कि आप और तो मेरा इंडिपेंडेंट हाउस है, बट मेरे फ्रेंड्स को देखा है, मेरे ऑफिस कलीग्स भी हैं, उन्होंने अपने अपार्टमेंट में मीटर लगा के रखा हुआ है। फिर भी अगर जैसे मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मेरे को इमरजेंसी है, मेरे पास 85 किलोमीटर बचे हुए, ठीक है, पहले मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो मैं चार्जिंग पे इसको लगा के रखूंगा, फिर ये इतना देर में चार्ज होगी, फिर मैं वहाँ काम के लिए निकलूँ। देखो टेक्नोलॉजी बहुत, गाड़ी एडवांस है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो उसके लिए सॉल्यूशन भी बहुत एडवांस है। छोटी छोटी कुछ कंपनीज आ गई, छोटा सा एग्जांपल लूंगा, एक हॉप चार्ज एक कंपनी है, आपकी गाड़ी की बैटरी यहाँ 0 ड्रेन हो गई, आप उसको कॉल करो आधे घंटे में आएगा, आधे घंटे आपकी बैटरी फुल करके चला जाएगा। आधे घंटे में बैटरी फुल करके चला जाएगा? अच्छा, तो फिर भी आधे घंटे में आएगा, आधे घंटा लगेगा। अगर आप पहले से प्लान करके रख लोगे, आपकी गाड़ी में फॉर एग्जाम्पल 25 किलोमीटर की बैटरी बची है, आप एक सर्टेन लोकेशन में पहुंच सकते हो, आप उसको उस लोकेशन दे दो, उसको जब तक आप पहुंचोगे आपको बंदा वहां पर खड़ा हुआ मिलेगा मोबाइल वैन के साथ। तो मतलब इस कार को ओन करने के लिए एक अच्छा प्लानर भी होना जरूरी है। बहुत जरूरी, प्लानिंग के बिना नहीं चला सकते इसको। अगर इसको इंटरसिटी लेके जाना हो या फिर कहीं पे पहाड़ों पे लेके जाना हो तो आपको चार्जर्स देख के चलना पड़ेगा। देयर इज अ गुड वन थिंग कि एमजी की अपनी पर्सनलाइज्ड ऐप है, उस ऐप में आप चेक कर सकते हो कौन कौन से चार्जर्स मेरे लिए फ्री हैं और कौन से चार्जेबल है, कौन से वर्किंग कौन से नॉन वर्किंग है। यूज किया आपने वो ऐप? वो ऐप यूज किया, कंटिन्यूस यूज कर रहा हूँ, बिकॉज इस गाड़ी में आपको 1 साल की चार्जिंग फ्री मिलती है। दैट इज अ डीसी चार्जर की चार्जिंग, मतलब 60 किलोवाट भी आप फ्री में चार्ज कर सकते हो, दैट इज टू फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चार्जर्स। और उसमें कितनी भी बारी कर सकते हैं? कितनी भी बारी कर सकते हो। यार ये कैसे मैनेज कर रहे होगी एमजी कंपनी की 1 साल की चार्जिंग फ्री कर दी? तो मोबाइल जो ऐप होती है ना, फॉर एग्जांपल मैं स्टैटिक के चार्जर पे चार्ज कर रहा हूँ, मैं मोबाइल में देखा अवेलेबल है, जाया मैंने लगा दिया, जो चार्ज करते हैं वहाँ पे फिक्स प्रोमो लिखा हुआ आता है एमजी फ्री। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मैनेज कैसे कर रहे होंगे फाइनेंशियली? इन्होंने विन नंबर के साथ उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है फाइनेंशियली। सर आप ये देखो ना, बाहर कितना ही चार्ज करते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा, 1 साल में अगर आप मतलब बाहर जो चार्ज बेसिक चार्ज जो है 20 रुपीज पर किलोवाट है, और मैं मान लेता हूँ गाड़ी 40 किलोवाट की है, तो एक बार में आपके 800 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है, महीने में आप कितनी चलाओगे गाड़ी? सोचो ना, वो एक ही बंदा नहीं है ना, 100 कस्टमर है, 1000 कस्टमर है, अब वो 1000 कस्टमर 800 रुपए का फ्री में इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर। मैं वही समझा रहा था कि गाड़ी पे अपफ्रंट 40,000 रुपए डिस्काउंट देने से अच्छा लोग ये दे रहे हैं। नॉर्मल चार्जर पे जो कॉस्ट आती है वो है 20 रुपीज पर किलोवाट। मैं मानता हूँ मेरी गाड़ी 40 किलोवाट की है तो 800 रुपए का खर्चा आता है, ये 38 है तो 700 रुपए के आसपास का खर्चा आएगा। यही अगर महीने में अगर मैं मैक्सिमम कितने, जो मेरी रनिंग हिसाब से 5 बार चार्ज 6 बार चार्ज करूँ, मैं 6 बार भी मैंने चार्ज किया तो 7 6 35, तो 3500 रुपए में खर्च करने वाला हूँ इसमें पूरे महीने में। अगर बाहर से चार्जिंग करता हूँ तो मैं साल का कितना हो, मैक्सिमम 40,000 रुपए। एमजी एज ए लॉयल्टी देती है कस्टमर को कम से कम 40,000 रुपए का डिस्काउंट अगर आप दोबारा एमजी खरीदते हो तो। बट इस पे मेरे को नहीं मिली, मैं ऑलरेडी एक कॉमेंट है मेरे पास, इस पे उन्होंने नहीं दी, तो मैं ये मान लेता हूँ वो जो लॉयल्टी देते हैं वो मेरे को इस गाड़ी में चार्जिंग में दे दी, मैनेज कर दी, वो मैनेज कर दिया, मेरे को किस्तों में मिलेगी जो मैं एक साल ले सकता था। अच्छा, वो डिफरेंस। ये भी दिमाग से खेले हैं वैसे, ये भी दिमाग से कहने को ऑफर है 1 साल की चार्जिंग फ्री है सर जी, सुनने बहुत अच्छा लगता है ना कि मेरी गाड़ी 1 रुपए भी छोड़ो, मेरी तो गाड़ी फ्री में चलेगी। वैसे सोचो 3500 रुपए आप बोल रहे हो महीने का, और आप चला इसको रहे हो 2500 किलोमीटर जो आपने चलाई है, 3500 रुपए में 2500 किलोमीटर चला लिया तो 1 किलोमीटर कितने का पड़ेगा? ऑलमोस्ट ₹1.25 ₹1.5 पड़ता है बस। तो यानी कि वेरी चीप टू मेंटेन कार हो गई है एक ऐसी, जिसको कि आप रगडली भी और वैसे भी चला सकते हो, घूमो फिरो इसके अंदर। रनिंग कॉस्ट चीप है, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है मेंटेनेंस चीप नहीं है। मेंटेनेंस में क्या है इसमें? देखो, एक आईसी इंजन की अब जब सर्विस कराने जाते हो, लेबर कॉस्ट क्या होती है नॉर्मली? मैं लेता हूँ जैसे एक अगर हेक्टर लेता हूँ तो उसकी जो लेबर कॉस्ट है 1600 रुपए है। अच्छा। आई ओन एमजी कॉमेट, उसकी भी लेबर कॉस्ट 1600 रुपए है। अच्छा। ऑल्दो मैंने एमजी को मैंने मेल डाला है कि एक ईवी की चार्जिंग कॉस्ट और एक आईसी इंजन की चार्जिंग कॉस्ट डिफरेंट होनी चाहिए।
नहीं, बट उसके अंदर जो ओवरऑल काम होते हैं जैसे कि कूलेंट चेंज कर देना, यानी कि और या फिर व्हील्स खोल के इसकी डिस्क को क्लीन करना, वो सब तो इसमें भी होगा। वो सब इसमें भी सिर्फ होगा। एक चीज नहीं होगी, इंजन ऑयल नहीं डलेगा, एयर फिल्टर नहीं लगेगा हाँ। और मोबिल फिल्टर नहीं, 3 चीजें नहीं लगेंगी जिनकी कॉस्ट 2000 रुपए होती है। हाँ। बाकी सब वही रहेगा। अब सुनने में ये सारी चीजें बहुत टेम्पटिंग है कि भैया ये अच्छा है, वो अच्छा है, एमजी ने ये कर दिया, वो कर दिया। वेरी गुड, एमजी बहुत बढ़िया कंपनी लगती है मुझे, बहुत ही अच्छे से चीजें लेके आ रही है, अपने इंडियन कस्टमर को दे रही है। लेकिन बुराइयां भी होती हैं, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराइयां होती प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, तो इसके भी ऐसा नहीं है। क्या क्या है इसके? अलॉय देखने में 18 इंच का अलॉय है, मेरे एक्सयूवी का 17 इंच का है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट ये लो प्रोफाइल है। और लो प्रोफाइल है और आगे इंजन है नहीं, और ये डिजाइन इस तरीके से है कि आपको लगता है टायर के ऊपर बैठे हो, तो बिकॉज ऑफ दैट लो प्रोफाइल और बड़े अलग से इंजन नॉइज तो नहीं, मतलब जो टायर नॉइज है वो आ जाता है। टायर नॉइज बिल्कुल, मतलब आपको अगर सीरियसली सब बंद कर दिया आपने, टायर नॉइज सुन सकते हो आप इसका इजीली। अभी इसके साइड व्यू मिरर्स मतलब बहुत अच्छा लगता है, आप आते हो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बट अगर आप किसी ऐसी जगह में घुस जाओ जहाँ पर साइड मिरर देख के गाड़ी बैक करनी है और आपको देखना नीचे क्या है ऊपर क्या है, क्योंकि आपको आदत नहीं है 360 कैमरे की, वो है यहाँ पे पर आपको आदत नहीं है। अब एक ट्रेडिशनल राइडर हो, फॉर मेरे फादर भी हैं, तो साइड मिरर में देख के बैक करेंगे, उस साइड मिरर को एडजस्ट करने के लिए आपको 10 मिनट लग जाएंगे, और अब ट्रैफिक में फंसे हो अगर आप, तो गाड़ी को आगे पीछे नहीं कर पाओगे, आपके पीछे 10 हॉर्न बज जाएंगे। वो इसलिए अंदर आके दिखाओ। नॉर्मली क्या होता है हर ट्रेडिशनल कार में, यहाँ पे आपको OVRMs के साइड व्यू मिरर से कंट्रोल होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं है। ये जो 15 इंच का मॉनिटर आप देख रहे हो ना, जो होना है इसी से होना है, और अगर जो बंदा QWERTY कीपैड यूज करता है मोबाइल का, तो फंस जाएगा इसमें, फंस जाएगा, वो गाड़ी नहीं पार्क कर सकता। स्टीयरिंग पे जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके रखो तब आएगा, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वो। ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इसके अंदर इशू ऐसा लगता है? अभी तो विद इन दिल्ली चला रहे, तो कोई इशू मेरे को तो अभी तक लगा नहीं है, क्योंकि आई यूज्ड टू ओन इको स्पोर्ट आल्सो, तो ऑलमोस्ट डाउन क्लियरेंस उतनी है, कभी उसमें नहीं लगा तो इसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो लंबी है। लेंथ बट डाउन क्लियरेंस कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ब्रेकर में भी लगी नहीं आज तक। टायर से सिर्फ ये आपकी शिकायत है कि बस वो नॉइज है, थोड़ा सा नॉइज आती है, बिकॉज ऑफ लो प्रोफाइल वो आएगी आवाज, वो मतलब उसका नेचर है। कैबिन के अंदर वैसी भी कोई और नॉइज आती है इसके अंदर, जैसे मोटर वाइन की थोड़ी ज्यादा आ रही हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता, बस एक चीज है, आपको ऐसा लगता है हॉर्न के ऊपर बैठे हुए। अच्छा, ऐसे क्यों? क्योंकि हॉर्न बहुत लाउड है और वो अंदर की तरफ और वो आगे बोनट स्पेस है नहीं और वो वहां लगा हुआ है, तो कभी कभी अगर बिल्कुल साइलेंटली बैठे हो ना गाड़ी में, वो बज जाए और बगल में बैठे हो, आपको याद नहीं है, तो ऐसा लगे नीचे बजा आपके। अच्छा, सीरियसली? तो सनरूफ के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो ये ना बहुत टेम्पटिंग लगता है, इस गाड़ी में ग्लास एरिया बहुत ज्यादा है, एग्जैक्ट बोनट से शुरू होता है पीछे तक पूरा जाता है, अच्छा बहुत लगता है, बट लगेगा कि सनरूफ हो और वो खुले ना हिंदुस्तान में, तो लोग बोलते क्यों ली तूने, राइट? तो दिस इज वन थिंग, ग्लास रूफ है पूरी, मतलब अच्छा है, व्यू सब कुछ अच्छा मिलता है, बट वो ओपन नहीं होती है, वो एक प्रॉब्लम है। और टॉप मॉडल में और इसमें मेजर यही फर्क है, बीच वाले मॉडल में सनरूफ का, और वो खुलती नहीं है। ये देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, लोग सोचेंगे ये अडास है, बट ये अडास नहीं है, ये रेन सेंसिंग वाइपर है। और देखो यहाँ पे नीचे आ गई, ये फ्लैट जो चीज होती है, हर जगह इस गाड़ी में आपके अडास के फीचर सेंसर होती है, कुछ नहीं है, रडार नहीं है, रडार नहीं है, कुछ नहीं, दिस इज अ फ्लैट थिंग। अच्छा जी। और पीछे आपको एक चीज दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आजकल बहुत ट्रेंड में है शार्क फिन एंटीना, राइट? ये शार्क फिन जैसा है तो सही, बट ये एंटीना भी नहीं है। फिर क्या है? इट्स जस्ट अ शो पीस। रडार कभी इसमें लगेगा, एडास फीचर आएंगे तो उसमें कभी काम आएगा। एंटीना का है? एंटीना इज इंटीग्रेटेड, अंदर है, ग्लास के ऊपर है। अच्छा, इसके अंदर इंटीग्रेटेड। और 16 लाख रुपए देने के बाद भी आपको रियर वाइपर नहीं मिलता इस गाड़ी में, राइट? तो इतनी सारी जो नॉलेज है ये कहीं ना कहीं डालते हो रिकॉर्ड करके, कहाँ पे? तो मेरा एक YouTube चैनल है, मोस्टली मैं बाइक्स के ऊपर ब्लॉग करता हूँ, बाइक्स का कंटेंट मेरा बहुत ज्यादा है, तो द हाईवे मैन सुपर बाइकर के नाम से मेरा चैनल है। कौन कौन सी बाइक्स है? मेरे पास CBR 1000 RR है, हार्ले डेविडसन फैट बॉय है, हिमालयन 450, 1972 जावा, और मेरी अपनी खुद की, अपने पैसे से पहली बाइक जो ली थी पल्सर, वो मैंने आज तक रखी हुई है, मेरे दिल के बहुत क्लोज है वो। भैया जाके एक बार चैनल चेकआउट कर लेना इनका, और कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाहर की बातें बहुत हो गई, हमें अंदर की बात। सबसे बढ़िया चीज यही तो लगती है इसकी, आगे बैठो, एक आगे आपके मतलब गार्डन टाइप से, ये फ्रंट यार्ड नहीं, ये अकेली गाड़ी है जिसमें की डैशबोर्ड फ्लैट है, और कितना बड़ा सा आगे से दे रखा है। वैसे इसका यूज कोई होगा क्या? यूज यही होगा, शाम को हो सकता है, बस शाम को 1 2 3 4 5। मैं ये समझ नहीं आती कितने लोगों को बिठाएं हम गाड़ी में, तो यहीं की सबके जो है सामान रखे जाएंगे, फिर जो ड्राइवर जो आगे बैठे होंगे ना वो सर्वर का काम कर रहे होंगे। अच्छा, ये है सनरूफ जो ऐसा सा है इसमें कार में, लेकिन खुलता नहीं है, तो इसके अंदर कोई हवा नहीं आती है। बट रेंज का बता दो आप मेरे को, 280 किलोमीटर की रेंज है, जो बैटरी है उसके बारे में क्या बोलोगे? देखो बैटरी मतलब उसमें जो है ना 10 से 12% का डिफरेंस आता है एक्चुअल और जो चल रही है और जो चार्जिंग में दिखाती है। चलाते हैं इसको पहले, चलो।
अब इसमें सबसे अच्छी बात ये है इस गाड़ी में, जब तक सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ चलेगी ही नहीं है। वेरी गुड। अब कितनी भी कोशिश कर लो, और करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, ब्रेक पे पैडल रखो, रेडी लिखा हुआ आ गया, अब डाल दो। जो मतलब वाइपर होता है हमारा, वो गियर शिफ्ट है हमारा। राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सबसे मैं आपको बताया था ना, हाँ। टायर की आवाज आती है, देखो अभी से फील कर सकते हो टायर के नॉइज। हाँ आ तो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल शांत है, इसमें कोई और शोर नहीं है, कुछ और है नहीं, इंजन नॉइज बिल्कुल भी ना वो फील हो जाता है। अब जमीन पे कोई चीज अगर रगड़ रही है या चल रही है, तो वो शोर तो कहीं ना कहीं तो क्रिएट करेगी। अब टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से इतनी भी एडवांस नहीं हुई, या फिर कहीं किसी कंपनी ने कर लिया तो पता नहीं, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही शांत हो जाए। क्या कहते हो? नहीं ठीक है ना, मतलब वैसे तो ओवरऑल बिल्कुल परफेक्ट पीस है। अच्छा, इतनी बड़ी स्क्रीन है, इसका कितना यूज है? इसका यूज होना हो, बट एक बहुत अच्छी क्वालिटी इनकी डिजाइनिंग में, ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती बिल्कुल भी। तो नॉर्मली आप देखोगे ना, स्क्रीन साइज हमेशा कैलकुलेट होता है डायगोनली, तो उसमें क्या होता है, लोग इतनी सी स्क्रीन बना देते हैं और बोलते हैं 15 इंच की है, हाइट कुछ होती नहीं है उसकी। इसमें 15 इंच का लैपटॉप लगा देना, अभी तो एग्जैक्टली लैपटॉप। असल में क्या है, इन्होंने एंगल्स मैच करे हैं, वो वाला फ्रंट एंगल देखो, वो ये बिल्कुल सेम है। हाँ, ये बिल्कुल सेम है दोनों, तो कोई जब ड्राइवर बैठेगा तो उसको बिल्कुल एंगल ही। अब जैसे लोग बोलते हैं ये बहुत छोटी है, बट बिल्कुल एग्जैक्ट है, स्टीयरिंग के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रही है। म्यूजिक सिस्टम कैसा है कार का? म्यूजिक सिस्टम ना कुछ ज्यादा ही क्वालिटी है उसके अंदर। अच्छा, ज्यादा क्वालिटी है। वो इन्फिनिटी का है, वूफर वगैरह सब कुछ टॉप नॉच लगा के दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एडजस्टमेंट थोड़ी सी कम है। अच्छा, जैसे आप साउंड अब अपने को ना, बीइंग एन इंडियन स्टार होता है ना, बिल्कुल धक धक पूरा होना चाहिए, वैसे नहीं, क्रिस्टल क्लियर साउंड आएगी, बट वो नहीं आएगी। मतलब वो है ना, जो सोनी और जो जेबीसी का डिफरेंस है, वो डिफरेंस है इसमें। अच्छा, क्लैरिटी ऑफ साउंड तो है, बट ज्यादा वो नहीं, वोकल ज्यादा है इसमें, बेस कम है। शाम को जब सुनने का मन करता है कि भाई आप सब तो डांस करते हुए चलेंगे सारे दोस्त यार, वो नहीं हो सकता, वो वाला नहीं है। ऑल्दो वूफर है इसमें, ऐसा नहीं वूफर नहीं, वूफर लगा के दिया इन्फिनिटी का, 9 स्पीकर का पूरा सिस्टम है इसके अंदर, बट वो थोड़ा सा लैग लगता है। उन्होंने बोला कि सर थोड़ा चलेगी गाड़ी, थोड़ा वूफर का ये होगा खुल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। अजी ऐसे कहाँ होता है? ये कोई जूते थोड़ी ना है जो पहनने के बाद खुल जाएंगे। ये तो वूफर है तो चलो ठीक है, ठीक है। वैसे मतलब नॉर्मल साउंड वगैरह के लिए परफेक्ट है। सस्पेंशन सॉफ्टर है या स्टिफर है? सस्पेंशन स्टिफ है, और वो ईवी में स्टिफ होता भी है, बिकॉज जो बैटरी फ्लोर पे होती है, तो सस्पेंशन का स्टिफ होना बहुत जरूरी है। बिकॉज इंजन तो है नहीं, सिर्फ बैटरी है, वो एंटायर फ्लोर में है, और सबसे भारी चीज जो गाड़ी में 30% वेट जो है वो बैटरी का है। बट ये नहीं लगता आपको ये फैमिली कार है तब भी इसकी सस्पेंशन स्टिफ है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये एसयूवी नहीं है, व्हील्स एसयूवी वाले जरूर है, एसयूवी नहीं है। हाँ, मतलब ये अलग ही सेगमेंट है, सीयूवी बोल सकते हो, कंफर्ट यूटिलिटी व्हीकल बोल सकते हो, क्रॉसओवर बोल सकते हो। क्रॉसओवर है एक्चुअली। इंडिया में वो इको स्पोर्ट ने स्टार्ट किया था, वो पहले फ्यूजन में फेल हुए थे वो लोग, फिर इको स्पोर्ट में पास हो गए वो लोग, तो वही चल रहा है इनका। वो धीरे धीरे अभी एक ट्रेंड बन गया है। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी को ध्यान रखनी चाहिए? ध्यान से बताना। जो कंपनी को ध्यान रखते, उसके बटन वगैरह पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। वो कर लेंगे तो बहुत बेटर है। ऊपर से थोड़ा इंटरफेस चेंज करना पड़ेगा कि सब अगर सामने सब वन टच में अवेलेबल होना चाहिए। सनरूफ को खोलने में मेरे को 1 दिन लग गया था, ढूंढने में। अच्छा। अब खोल के दिखाता हूँ। वैसे इसका सनरूफ खुलता नहीं है, वो कर्टन है, सिर्फ कर्टन है। मतलब वो कर्टन भी देखना तो उसके लिए अंदर जाके कुछ मिलेगा। फॉर देखिए, मैं होम स्क्रीन पे जाता हूँ, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को सनरूफ खोलनी है, तो पहले ढूंढूंगा वो बटन कहाँ है, डॉट वाला जो बटन मिला मेरे को, उसके बाद में वो व्हीकल सेटिंग, अब गाड़ी देखूंगा व्हीकल सेटिंग में जाऊंगा, वो तो मेरे को याद हो गया तो मैं चला जाता हूँ। उसके बाद में इतने सारे ऑप्शन है, इसमें सनरूफ वाला कौन सा है? अब देखो, सनरूफ में सनरूफ बनी होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई कर लो ये सनरूफ है, देखो। ओके। और ये अलार्म की तरह दिख रहा है, मतलब आइकन जो है उसका वो सनरूफ वाला ही नहीं। राइट। अब अच्छा, यूआई का बहुत बड़ा मैटर है। इसको हाँ। टैबलेट की तरह ना डिजाइन किया जाए, जैसे कि होम पे आ गए तो ऐसे हाँ। ना, या फिर ये ऐसे ऐप्स मत दिखाओ, इसको कार इंफोटेनमेंट सिस्टम ही बनाओ। वो मोबाइल बन गया अभी। हम ये मोबाइल है अभी कि वो फिंगर टच पे सारे ऑप्शन इसी स्क्रीन पे होने चाहिए, फ्रंट पे। क्या कहते हो, है ना? करेक्ट, मतलब वन टच पे वेब अवेलेबल होना चाहिए सब कुछ। टेस्ट ड्राइव इज ओवर नाउ। बहुत अच्छी कहानियां और सच्चाइयां एक्चुअली सुननी है इनसे। जो इसका बैटरी पैक है उसके बारे में क्या बोलोगे? बैटरी पैक 38 किलोवाट का है। तो जब तक नेक्सॉन में 40 किलोवाट आता था तब तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव था, बट नेक्सॉन पहुंच गई है 45 किलोवाट पे। उसका मतलब है कम से कम 50-60 किलोमीटर से एक्स्ट्रा चलेगी चाहे कुछ हो जाए। तो वो थोड़ा सा है फ्लॉ, थोड़ा सा है ना? हाँ, लगता है ना। लेकिन कंपनी
क्योंकि बहुत सारी R&D में है अभी भी कंपनी, तो मुझे ऐसा लगता है और कस्टमर को भी ऐसा लगना चाहिए कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ अपग्रेड आ सकता है। आ सकता है, कि आना आप भी चाहिए, अपनी ये आना भी वाली चाहिए। बैटरी निकाल देंगे, वो वाली बैटरी आपकी लगा देंगे, आपको बस इतना ही पैसा और देना, इतना ही आपकी पैसा रेंज इतनी होता बढ़ है, जाएगी। रेंज इतनी बढ़ेगी, ये वो आएगा बिकॉज क्या है, गाड़ी की जो कंस्ट्रक्शन हुई है इसकी, वो 55 to 60 किलोवाट के बैटरी पैक के हिसाब से हुई है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में बैटरी का अपग्रेड आना स्टार्ट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम कार में यू कैन अपग्रेड द बैटरी। क्योंकि आप दो ईवी ओन कर रहे हो, एक मेरा क्वेश्चन बनता है, इनके ऊपर भी आरसीबी 15 ईयर्स ही है लाइफ टाइम। करेक्ट। ठीक है, जो इनका लाइफ स्पैन है, ऐसा क्यों? ये तो ईवीज है, इनकी तो बैटरी चेंज करो, चलाते रहो। फिटनेस, अच्छा, क्योंकि ना गाड़ी हर बंदा लेता है, जिसको कैसे रखता है उस पर डिपेंड करता है। इसमें तो फिटनेस वाला कुछ है ही नहीं ना, देखा जाए। देखो टायर के वेरिएंटिंग होगा, बॉडी का वेरिएंटिंग होगा, रस्टिंग होगी, सब कुछ होगा। मतलब इनको कुछ ऐसा भी प्रोविजन लाना चाहिए, 15 साल बाद भी अगर ईवी है तो अगर वो फिट है, उसका एक टेस्ट हो, उसके बाद में उसको वो और एक्सटेंड हो इंडिया जाए। में सारी गाड़ी आप 50 साल भी चला सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन- सिर्फ दिल्ली एनसीआर को छोड़ के। लेकिन बिजनेस भी तो है ना, बिजनेस भी है। करेक्ट, वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में प्रॉब्लम 10 साल 15 साल वाली भी कहीं नहीं है। मेरा फ्रेंड है पंजाब में, 40 साल पुरानी 50 साल पुरानी भी गाड़ियां रखी हुई, रजिस्टर करा के चलाता है। साथ है ना, वहाँ पे हो जाती है वहाँ पे हो जाती क्योंकि है। पॉल्यूशन का कोई इशू। केरला इज द ओनली स्टेट जहाँ पे सबसे पुरानी गाड़ी मिलती है, और 80% लोग हैं वो सेकंड हैंड कार यूज करते हैं। एम्बेसडर भी तो चलती है वहाँ पे, सब चलता है वहाँ पे। प्रीमियर, पद्मिनी कोलकाता में 100 साल पुरानी गाड़ी चलती है, अभी बंद हुई है। 10 में से Yellow नंबर taxi। देने हो कितने नंबर है इसके? मैं 8 नंबर दे दूंगा। 2 नंबर क्यों? 2 नंबर छोड़ दूंगा, एक बैटरी बैकअप के लिए, हाँ, और जो छोटे मोटे इफ एंड बट्स हैं उसके लिए, बस बाकी 8 नंबर पूरे दे दूंगा। बाकी गाड़ी का। ओवरऑल प्रोडक्ट अगर फुल पैसे देके लेना है 16 लाख रुपए में तो भी है ये, 10 लाख रुपए देने हैं, 6 लाख रुपए नहीं देने, बाद सर्विस के थ्रू लेना है, बैटरी एज अ सर्विस, तो उसके लिए भी क्या कहता हूँ परफेक्ट है। देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, बट लेकिन कोई बिल्कुल पेट्रोल कार लेने जा रहा है, कोई क्रेटा वगैरह लेने जा रहा है, लेकिन आपको फीचर्स बहुत चाहिए, तो उसको इसको ले सकता है, एज अ बैस भी ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं, चाहे कुछ भी है, कितनी अच्छी गाड़ियां होती हैं ईवी, भाई ऑनर के साथ में खड़ा हूँ फिर भी एक बार बताता हूँ, कितनी अच्छी गाड़ियां होती हैं ईवी, कुछ भी बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन होते तो ये गे हैं। और ये गाड़ी आपकी प्राइमरी कार कभी नहीं बन सकती। राइट, इसके लिए बहुत ज्यादा प्लानर चाहिए, बहुत प्लानर चाहिए, है ना, प्लानिंग बहुत। ये हमेशा मेरी सेकंड कार ही रहेगी, प्राइमरी कार कभी नहीं बन पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट, बहुत अच्छा लगा, और कार भी बहुत अच्छी है और चलती बहुत अच्छी है, बस इसकी जो रेंज है अब और अपग्रेड कर दे कंपनी, हमारा तो बस ये कहना है, या फिर अपनी कोई एक और बढ़िया सी कार लेके आए, ऐसा ही बेस्ड होना चाहिए, कुछ और अट्रैक्टिव सा डिजाइन, बट अंदर से जितनी खूबसूरत है, इतनी लग्जरियस में वो नहीं चाहिए। ऐसे ही और अमेजिंग से नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर दो। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।